समर में इंग्लिश सब्जेक्ट सर वो भी होता है नहीं। सर को हम नहीं बताया, हाँ सर को हम नहीं बताया, सर ने नहीं उसको पता है नहीं इनका बताया था। कि ये विदाउट कर रहे हैं, फिर इसने खुद स्मार्टली कोई काम किया होगा, क्योंकि ये कैंपस में एम्प्लॉयड था ना, तो इसने कहा होगा किस तरह से मैं टन्नी काट के निकल जाऊं। तो हाँ जो मतलब तीस राइटिंग वगैरह प्रपोजल वगैरह उसके अलावा डिटेक्टिव वगैरह हाँ, तो और बीएस लेवल पे पढ़ा भी था तो तो इट मीन्स तुमने खुद स्मार्टली सोचा होगा ना कि ना ही पढ़ूं निकल जाऊं। बाद में फीस भी जमा किया था ये रिटर्न पर। अच्छा चलो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन होना नहीं चाहिए था बस। लेकिन चलो खैर वटेवर, आपने करेक्शन लग गई है ना, तो ठीक है। तो अभी आपका कोर्स वर्क हो गया, आप सर ये कोर्स कर रहे हो, TH1 ऑलरेडी आपका रेडी है, वो आप अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोसेस करोगे। बाद में भी इश्यूज टूटा और ठीक एक है, और चले ठीक है, वो देख लेते हैं उसमें क्या। ठीक है जी, तो आप सुपरवाइजर किसको आपने सेलेक्ट किया है, किस साथ काम कर रहे हो? उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। TH1 जो है ECP पे आपका अप्रूवल आ गया, ECP से आ गया। इसी से आ गया कुछ मेहनत चेंजेस से प्रपोजल में वो कर दिए। आज लास्ट डेट है तो अभी मतलब सुपरवाइजर ने ओके बोल दिया अभी प्रिंट निकाल के सबमिट कर देते हैं। अच्छा नहीं, ECP से हो गया, GSRMC से नहीं है, आप कह रहे हो ECP से कमेंट्स आए हैं आपको। तो फिर ECP आपकी दोबारा होगी ना, क्योंकि अभी तो आपका ये कोर्स वर्क पूरा नहीं हुआ ना, ये रिसर्च मेथड जब तक आपके ट्रांसक्रिप्ट पे शो नहीं होगा, TH1 उस वक्त तक रजिस्टर नहीं हो सकता। तो TH1 आपका अगले सेमेस्टर में रजिस्टर होगा। तो मैं रजिस्ट्री किया था स्पीड डिफेंस भी हो गया था मैं काम भी उस पे कर दिया मतलब अब वो उस पे कमेंट हो गए वो भी मैंने अभी सबमिट करना है तो हाँ भी क्लियर हो गया था। मतलब बहुत से ने बताया कि अभी रिसर्च में जरूर नहीं पढ़ो इस समय में और जब काम हो जाएगा तो आप किसी इसको उठा सकते हो इस रिसर्च की जरूरी सब्जेक्ट के साथ आप रिसर्च भी आगे लेके जाओ समर में फ्री अच्छा टाइम चलो, आप जरा तैयार ब्रेक में आइएगा ना, थोड़ा सा अभी भी कुछ कंफ्यूजन आपके एंड पे है, उसको ठीक करते हैं। ठीक है। ठीक करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ अभी भी आप समझ नहीं पा रहे, ठीक। चलें खैर ठीक है, आपका फायदा होगा जी। नदीम। सर मेरा नाम ये स्पेस किया 3 सुपर सर, और यहाँ से सर मैं MSc कर रहा हूँ, और सर मेरा कोर्स वर्क भी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस यही सिलेक्ट करेंगे। ओके सॉरी ठीक हो गया, सर। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं रहते आप, बीच में गायब हो जाते हो। सर मैंने लास्ट में छोड़ दिया, अच्छा और पेपर भी नहीं दिया मैंने। हाँ, चलो इस दफ़ा आपका इरादा है करने का। ठीक है जी, चलें, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम एहसन जावेद है और मैंने BSc 2 इयर्स प्रोग्राम किया था यूनिवर्सिटी, डबल मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। MSc मेरी कंप्यूटर साइंस में है और करंटली मेरा प्रोग्राम है मास्टर्स इन डाटा साइंस। और 6 कोर्सेज में पढ़ चुका हूँ, जिसमें सिर्फ एक कोर्स मेरा कोर ऑफर वर्क होती है। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है कि जिसमें रिसर्च का इरादा है इंस्ट्रूमेंट्स। और प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, कंट्री जो है USA बेस्ड एक फर्म है जिसके साथ रिमोटली मैं 2.5 ईयर्स काम कर रहा हूँ। ठीक, चलिए गुड, एक्सेलेंट, ठीक हो गया। तो अभी आप इस सेमेस्टर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं? सर एक तो कोर सब्जेक्ट है जो डॉक्टर यासिर अवैस भट्ट साहब पढ़ा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल ठीक है, जो डाटा साइंस के लिए, वो तो कोर है। और दूसरा है केवल ऑफ कोर्स जो है वो लेने का पर्पस ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में इस बार रजिस्टर करना है उससे पहले। ठीक, वैसे इरादा ये था कि एक कोर्स पढ़ूं, लेकिन वो ऐसी मैचिंग हुई हुई है कि कोर अभी तक प्रीवियस में एक ही कोर हुआ है मेरा। तो अब ये कोर ऑफर हुआ है अगेन, अब ये कोर नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफर होता है या उससे नेक्स्ट में होता है उसका भी कोई आइडिया नहीं है जब तक कोर्सेज नहीं आते। तो कोर तो लाजमी लेना है और ये वाला भी लाजमी है क्योंकि अब नेक्स्ट सेमेस्टर में तीसरी बार रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो ये दोनों सेम डे पे हैं, मतलब आज सैटरडे में। ठीक है, चले इसको आप मैं हैंडल करें किस तरीके से। इंशाल्लाह। बेहतर तो ये कि उसको रिकॉर्डिंग पे ले लें, तो वो जरा, लेकिन तो बात वैसे तो मैं इधर इस्लामाबाद के रहने वाला हूँ, आने जाने का इशू नहीं है। अगर ब्रेक बीच में मिलती रही तो इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे। तो फेस टू फेस क्लास के साथ और बात इंटरेक्शन अच्छा होता है, इंटरेक्शन में ज्यादा सीखने को ठीक ठीक ठीक। सर तीसरे तो आपके भी कोई GPA की मतलब CGPA की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितनी होनी चाहिए? 3 3 ठीक है, 3। अगर 3 से नीचे हो तो नहीं होगा। ठीक है।
अच्छा जी, सो ऑनलाइन अली जो है उनका हमने इंट्रोडक्शन नहीं लिया। आप काइंडली, अगर आवाज आ रही है तो बताइए आपकी क्या बैकग्राउंड है। जी अली साहब जो है, आवाज आ रही थी सर मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। सर मैं एफडब्ल्यू में एम्प्लॉय हूँ सर। और ओवर द लास्ट अराउंड 10 years आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन 2016। और मोस्टली सर एडमिनिस्ट्रेटिव कम प्रोजेक्ट्स के ऊपर एम्प्लॉयड रहा हूँ सर। ठीक है, और आपकी अभी जो बेसिक डिग्री है वो आपने क्या बताई? सर सिविल इंजीनियरिंग सर। अच्छा जी, ठीक है। और अभी आप मास्टर्स ही कर रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो जी नहीं जी है? सर। नहीं नहीं सर, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग सर। आई हैव कंप्लीटेड माय 2 semesters, 6 subjects are already done sir. तो अभी I'm opting for research work। तो उसके लिए सर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इज मैंडेटरी, तो वो आई एम दैट्स व्हाई ऑप्टिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। अच्छा जी, चलें, ठीक हो गया अली, थैंक यू वेरी मच। असफन, सर शाहिद एंड सर आप चारों को जी मेरी आवाज़ अभी आ रही है ना? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेगुलर कंटेंट। जी सर। ठीक है जी, चलें जी, ओके। सो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी। जी असफान, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नो सर, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था। बेसिकली क्लास में डिस्कस हुआ था पहले भी, मेरा भी उसी से एक कंसर्निंग पॉइंट था सर। कि सर इट्स माय थर्ड सेमेस्टर, और अगर मैं कोर्स वर्क करता तो वो मेरी डिग्री बाय जो फॉल 26 का सेमेस्टर उसमें एंड हो जाती है। लेकिन आई एम ऑप्टिंग थीसिस। तो कुछ सर एक सजेशन है कि हम थीसिस को समर में TH1 ऑफर करें, और TH2 अगर हम ऑफर करें फॉल में, तो सर डिग्री हमारी कंप्लीट होती है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। या सर अगर यहाँ पे हम समर में ऑफर नहीं करते TH1, तो TH1 और TH2 दोनों ही हम फॉल में ऑफर कर दें सर, क्योंकि एक एडिशनल सेमेस्टर आपको जाना पड़ता है सर थीसिस के साथ। मैंने आपका सवाल सुन लिया है, इस पे भी बात करते हैं। मैं आपको इस पे क्लियर करता हूँ कि आप किस तरह से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन नाउ, तो इसको डिस्कस करते हैं इस बात को। अच्छा जी, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द फॉर्मेलिटी। नंबर वन, ये कि सब्जेक्ट जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि हम क्लास में भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, हाइब्रिड मोड पे चीज़ें चल रही होंगी। और लेक्चर रिकॉर्ड भी होगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। मेरा तरीका ये होता है कि लेक्चर जो है वो, इसकी एक आपने नोट्स बना के एक समरी बनानी है। डेली लेक्चर जो भी होगा, whatever content we cover in the class, whatever thing I give you for self study, whatever things I ask you to do in your own time, by the end of week, before the start of next lecture, you have to send me lecture summary के इस वीक में आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, पॉइंट वाइज salients, pointers के these were the things जो कि हमने कवर किए, so that I could have a good enough of idea from everybody कि वो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। कुछ लोग चूंकि ऑनलाइन भी नहीं होंगे, कुछ लोग इनमें लिस्ट के अंदर कैंपस पे भी नहीं आएंगे, रिमोटली बाद में लेक्चर देखेंगे, तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेक्चर देख रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है वो रेगुलर कंटेंट में साथ साथ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है वो गायब है, बीच में से 4 हफ्ते बाद आ जाए एकदम, तो वो थिंग इज नॉट राइट। सो आइदर यू गो
consistently along the subject, or you do not take the course. This is what my point is. क्लास में रेगुलर आए और मुझसे पहले आए, प्लस ये कि बाय दी एंड ऑफ वीक लेक्चर की समरी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, जो ये सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड का, इसका जो ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ रिसर्च के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि रिसर्च की जो कल्मिनेशन होती है वो होती है थीसिस राइटिंग पे, या अगर मैं स्टेज वाइज जाऊं तो पहले प्रपोजल राइटिंग पे, देन थीसिस राइटिंग पे, देन रिसर्च पेपर राइटिंग पे, देन फंडिंग प्रपोजल राइटिंग पे, एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। ये जो रिसर्च साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ थीसिस करना नहीं है। हर एकेडमिशियन का जो काम होता है कि जब वो कुछ पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके जाता है। जब इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके जाता है तो उसके कुछ फेजेस हैं, कुछ स्टेजेस हैं। पहले वो थियोरेटिकल स्टेज होती है, फिर वो फिजिकल स्टेज होती है, और फिर उसकी मास प्रोडक्शन स्टेज होती है। तो अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो आप पहले प्रपोजल लिखते हैं, प्रपोजल लिखने के बाद आप थीसिस लिखते हैं, थीसिस के अंदर से आपके रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, रिसर्च पेपर्स की बेस्ड के ऊपर आप रिसर्च फंडिंग मांगते हैं, रिसर्च फंडिंग की बेस पे आप एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू दी आईपी राइट्स, देन यू गो एंड इंटरेक्ट विद द इंडस्ट्री, गेट द फंडिंग अगेन फॉर द मास प्रोडक्शन, एंड अल्टीमेटली दैट थिंग्स गोज इनटू द मार्केट। सो ये एक साइकिल पूरा, ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि R&D का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इस सारे चीजों के अंदर जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ऑफ कोर्स द डोमेन इज वेरी वास्ट, इसमें बहुत कुछ है। हम हर चीज एक कॉम्पैक्ट कोर्स में शायद नहीं देख सकते, लेकिन हम सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम प्रपोजल स्टेज को भी देखेंगे, हम थीसिस को भी देखेंगे, हम रिसर्च पेपर्स को भी देखेंगे, हम फंडिंग प्रपोजल्स को भी देखेंगे, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल को भी देखेंगे, हम उसके आईपी राइट्स को भी देखेंगे, राइट। सो ये ब्रॉडली एक कहेंगे कंटेंट है जो कि सब्जेक्ट का हिस्सा है। अच्छा, अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इटसेल्फ इज टू टाइप्स ऑफ थिंग्स विच यू फोकस ऑन। देयर इज ऑलवेज रिसर्च अंडर प्रोसेस इन आवर लाइफ, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल रिसर्च, जो आप हर वक्त कर रहे हैं, ठीक है। सुबह से लेके रात तक आप कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो आप रिसर्च करते हैं आज नाश्ता क्या करना है, या रात को रिसर्च शुरू कर देते हैं सुबह नाश्ता क्या करना है। फिर आप रिसर्च करते हैं कि आज कपड़े कौन से पहनने, फिर आप रिसर्च करते हैं कि मैंने आज जाना यूनिवर्सिटी, किस तरीके से जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा, गाड़ी पे जाऊंगा, ऊबर पे जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, रिसर्च कर रहे हैं ना। फिर आप रिसर्च करते हैं यार कि वहां मैंने कुछ बीच में ब्रेक करनी है, क्या किया जाए, आज खाना खाया जाए, चाय पी जाए, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर जाने की रिसर्च हो रही है। फिर रात को अगेन, आज रात को क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मूवी देखनी है, कुछ बात करनी है, गपशप लगानी है, अगेन रिसर्च हो रही है। तो हमारी जिंदगी में हर वक्त रिसर्च हो रही है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल रिसर्च, क्योंकि इसका कोई सर पैर नहीं है, बट आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ बैकग्राउंड डेवलप करते हैं, और फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं कि ये काम करना, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं यार, कि लास्ट पूरा महीना मैंने ये किया है, पूरा साल ये किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो कुछ कर लूँ, फिर कुछ करना शुरू कर देते हैं, या कहते हैं बहुत कर लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। तो अगेन एक्सपीरियंसेस आपको गाइड करते हैं, या लोगों की आउटपुट्स भी आपको गाइड करती हैं यार, कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, पूरे साल से फारिग बैठा हुआ है और जलील हुए जा रहा है, तो मैं कुछ कर लूँ। अगेन एक्सपीरियंसेस हैं, बैकग्राउंड स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं। तो इनफॉर्मल रिसर्च के पीछे भी कुछ ना कुछ होमवर्क होता है, कुछ ना कुछ लिटरेचर होता है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अब मास्टर्स आप जब कर रहे हैं तो मास्टर्स में जो रिसर्च की जाती है इसको फॉर्मल रिसर्च कहा जाता है, विच यू आर नाउ टेकिंग ऑन होपफुली इंशाल्लाह, ठीक है। बिकॉज फॉर्मल रिसर्च क्या है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे आप, कि यार मैंने अब रिसर्च करनी है तो ओके, मैंने एक कोर्स वर्क पूरा करना है। HEC कहता है जी कि आपने मास्टर्स में, अगर आपने मास्टर्स करना है तो 30 क्रेडिट्स आपने पूरे करने हैं, 30 क्रेडिट्स विच हैव नाउ गॉन अप टू 32 क्रेडिट्स, बिकॉज अब आपने, अब सिस्टम ने 2 फैमुल कुरान के क्रेडिट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो वो 2 फैमुल कुरान के क्रेडिट्स समटाइम्स मैं जिक्र नहीं भी करूंगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्टडीज हैं, असूलन 30 घंटे ही हैं या 30 क्रेडिट्स ही हैं।
आपको एज कंपलसरी शो कर है कंपल्सरी 32 क्रेडिट आवर्स रहा है सीजीपीए देखा नहीं है, ग्रेडेड है कोर्स, ग्रेड होगा और सीजीपीए में भी शामिल होगा। अभी एक और भी ऐड हो रहा है एचईसी की तरफ से एआई का ऐड हो रहा है, वो भी ऐड हो गया, उसकी वो भी subject है। उसकी भी स्ट्रक्चर्स आ गई हैं। लेकिन ये कि अगर हमसे क्लासिकल बात करें, क्योंकि ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, हो सकता है आज से साल बाद ये ड्रॉप कर दें इसको, तो जो स्टैंडर्ड है पिछले कुछ अर्से से चल रहा है वो 30 घंटों का या 30 क्रेडिट आवर्स का चल रहा है, जिसमें से एचईसी कहती है कि आपने 24 क्रेडिट आवर्स या 8 कोर्सेज पहले पूरे करने। जब वो पूरे हो जाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं टुवर्ड्स थीसिस स्टेज। और थीसिस के दो हिस्से किए गए हैं, एक हिस्से को नाम देते हैं प्रपोजल स्टेज का, जिसको यूनिवर्सिटीज नाम दे देती हैं TH1 TH2, और सेकंड फेज है थीसिस इम्प्लीमेंटेशन राइटिंग का, डिसर्टेशन का, उसको यूनिवर्सिटीज नाम दे देती है TH3 TH4 या TH2, डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इन दो फेजेस को 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, किसी ने 2 में ब्रेक किया हुआ है, किसी ने एक ही हिस्सा रखा हुआ है कि 6 के 6 क्रेडिट लेके चलते हैं। बट ये कि 24 घंटे आपने अपने कोर्स वर्क के करने होते हैं, यानी 8 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, उनमें अगेन कोर की और इलेक्टिव की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होती है अपने डिग्री के प्रोग्राम के लिहाज से, और आप वो अपना काम करते हैं। और ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है जी, तस्वुर, नींद आ रही है? अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे हैं वैसे भी, मैंने क्या बात की है? बिल्कुल ठीक है। सो फॉर्मल तरीका ऑफ रिसर्च क्या है कि ये एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है कि आपने कुछ ब्रेथ एरिया कोर्सेज कवर करने, यानी जिनमें ब्रॉड नेचर ऑफ नॉलेज होगी, उनको हम कोर कोर्सेज कहते हैं, वो ब्रॉड होते हैं। ठीक है। और फिर कुछ एरिया डेप्थ कोर्सेज कवर करते हैं जो इलेक्टिव होते हैं, कि आपने डीप लर्निंग का कोर्स कर लिया, आपने मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया, वो डेप्थ कोर्सेज हैं कि उन एरियाज की डेप्थ में जाके आप चीजें सीखते हैं। और फिर उनकी बेस के ऊपर अगर आपका एक अच्छा कोर्स वर्क हुआ हुआ है तो एक अच्छा होमवर्क हुआ हुआ है, आपने कुछ सेट ऑफ प्रोफेसर से इंटरेक्ट किया हुआ है, आपने उनके एरियाज को देखा हुआ है, आपने उस काम की डेप्थ में गए हुए, नाउ यू आर अ बेटर पॉइंट टू डिसाइड कि मैंने अपने थीसिस में किस टॉपिक को लेके चलना है। से फॉर एग्जाम्पल अभी आप मास्टर्स में एंटर हुए और आप आते ही आपसे कहा जाए कि जी मुझे अपना थीसिस टॉपिक बता दो कि आपने क्या रिसर्च करनी है, प्रोबेबली बहुत सारे लोग ये फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ उस एरिया में भी पढ़ा ही नहीं होगा, बैचलर्स की बेस के ऊपर बैकग्राउंड इतना नहीं होगा, नॉलेज इतनी नहीं होगी। तो जो कोर्स वर्क कराया जाता है इसका एक मकसद होता है कि आप एक खास डोमेन, एक खास इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन कर ले। अब आप एक अच्छे डिसीजन मोड के अंदर है कि मैंने क्या करना है, आपको समझ आएगी यार मैंने ये कोर्स पढ़ा था, एक ये कोर्स पढ़ा था, ये कोर्स पढ़ा था, यहाँ पे ये मसले थे, इधर ये मसले थे, इधर ये मसले थे, सिविल इंजीनियरिंग के अपने प्रॉब्लम थे, CS के अपने प्रॉब्लम थे, डाटा साइंस के अपने प्रॉब्लम थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलग प्रॉब्लम थे, बट वो सब्जेक्ट्स पढ़ के आपको पता चला होगा। नाउ यू कैन बेटर डिसाइड कि मैंने किस एरिया में जाकर अपने आप को सेट करना है। ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन पे हम आते हैं कि वो क्या टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से की जा सकती है, उसके क्या तरीके होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग अगर आपने कोर्स वर्क किया हो और अच्छा कोर्स वर्क किया हो तो आप एक अच्छा टॉपिक या टाइटल डिसाइड करने के काबिल हो जाते हैं। और आई एम श्योर जब आप पहले सेमेस्टर में आए थे बनस्पत अब जो 6 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो आप बहुत बेहतर अपने आप को समझते होंगे कि मैंने क्या रिसर्च, किस डोमेन में मैं जाना चाह रहा हूँ। यार ओके, मैंने तो यार ये मैथमेटिक्स का तो कोई चीज़ पकड़नी नहीं है, इसमें तो कोई चीज़ में समझ ही नहीं आई। ठीक है। या मुझे इसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, या मुझे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ समझ नहीं आई। आपने पढ़ा, पढ़ के समझ अंदाजा हुआ आपको। ठीक है। तो एक एक 2-3 डायरेक्शंस आपके सामने इस स्टेज पे आ चुकी होती हैं। ठीक है। सो इस पर्सपेक्टिव से ये कोर्स वर्क कराया जाता है। अब आ जाते हैं जी कि थीसिस आपने कोर्स वर्क कर लिया और 24 क्रेडिट आवर्स आपके पूरे हो गए हैं। अब आप थीसिस टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे, हम उस पर बात करते हैं कि यहाँ पे जो AUIC में प्रोसेस है, यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं थीसिस की, TH1 और TH2। अच्छा, एक चीज है में हमेशा याद रखें, मैंने शुरू में भी कहा था कि थीसिस इज नॉट लाइक अ कोर्स, थीसिस इज इंडिपेंडेंट टास्किंग, और इस पे लोगों ने कुछ स्टडीज करने के बाद ये चीज फिगर आउट की है कि ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। ठीक है। कि आप कहें जी कि मैं एक ही सेमेस्टर में सब कुछ कर लूंगा, आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 4 लोग पीछे बैठे होंगे आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो आपको लगेगा यार कि मुझे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ उस तरह से अपनी डेप्थ गेन नहीं की। तो इसलिए कुछ टाइमलाइंस भी डिफाइन की गई है।
उस एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आई वुड अगेन से कि जो कुछ टेल में होते हैं कुछ लोग टॉप में होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत तेज भी चलते हैं, उनके लिए भी प्रोसेस डिफाइंड है। बट AUIC में दो स्टेजेस हैं, एक TH1 है, अब इस स्लाइड पे अगर हम चले जाएं, और एक TH2 है। TH1 इज द प्रपोजल डिफेंस स्टेज। व्हाट डज इट मीन कि TH1 में आप अपना एक टाइटल डिफाइन करेंगे, उस टाइटल के अगेंस्ट आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उनके ड्रॉबैक्स को देखेंगे, और अल्टीमेटली आप कुछ सोल्यूशन प्रपोज करेंगे कि इसको इस तरीके से हल होना चाहिए। अच्छा देखें, ये जरूरी नहीं कि ये चीजें कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, वो काम हुआ है, लेकिन आपको इस रिट में डालने का क्या रिक्वायरमेंट है कि जो एक स्टूडेंट जब इन चीजों में आता है तो ये चीजें वो बेशक की हुई भी हों, पहले 10 दफा हो चुकी हो, लेकिन आप जब करेंगे तो आप उसमें बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी, नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, टॉपिक का मतलब टॉपिक सिलेक्शन या रिसर्च थीसिस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नोबेल प्राइज के लिए जा रहे हैं, तो समथिंग एनीथिंग व्हिच हैज नेवर बीन डन इन द वर्ल्ड, नॉट लाइक दिस। इट्स ऑलवेज good to decide a topic which has been attempted by many people, because in that case you will have lot of available solutions with you. The aim of this process is to train you on that known process, कि उससे गुजरे, उस कमरे से होते हुए जो जूते घूसे पढ़ने आप वो पढ़ते जाएं, ताकि आप सॉलिड हो जाएं जब आप बाहर निकले। लेकिन इसमें ये चीज कहीं नहीं है कि आप उस चीज को, ऐसी चीज को ले जो किसी ने पहले ना की हो। ठीक है, ये याद रखिए कि दुनिया में जो बेस्ट रिसर्च पेपर्स आज भी अवार्ड मिलते हैं वो उन टॉपिक्स में मिलते हैं जो कि सबसे पुराने 100 साल से चल रहे हैं। फिल्टर डिजाइन का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आज भी जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें फिल्टर डिजाइन पे बेस्ट पेपर अवार्ड मिलता है, जबकि टॉपिक जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी दुनिया में उस वक्त से चल रहा है, जबकि जब फिजिक्स थी उस वक्त से चल रहा है। फिजिक्स इज कॉल्ड द मदर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब मेरा ये यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि ये सोच के थीसिस करना यार कि, और इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि जी शायद मैंने कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आज तक किसी ने ना किया और बस मैं ही कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा होगा। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। You should select a topic which is been attempted earlier as well, and you are trying to come up with something probably not new, maybe the same thing, but you have to go through that process. ठीक है, so first stage I come back is proposal defense, which includes proposing a solution for a problem. Remember, master student is required to propose a solution of a problem. तो again, title should have some related keywords. It should be a solution. ये नहीं होगा कि जी मैं comparative analysis कर रहा हूँ या कोई अखबार का आर्टिकल लिख रहा हूँ। It has to be a solution. चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, CS के हैं, डेटा साइंस के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, हमेशा टॉपिक सिलेक्शन करते हुए ये सोचें कि क्या मैं कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ। अगर तो आप कर रहे हैं तो दैट इज द राइट टॉपिक टू वर्क ऑन। ठीक है, यस देयर आर सम ऑफशूट्स, सुपरवाइजर समटाइम्स आपको कुछ और काम भी कराते हैं, डंकी वर्क करा के भी थीसिस कराने की कोशिश करते हैं, उनको अलाउड है, वो कर सकते हैं, बट वो ऑफशूट्स अच्छे नहीं होते, उनकी रिपरकशंस लेटर ऑन अच्छी नहीं है कि आप जब PhD साइड पे जाने की कोशिश करेंगे तो लोग उसको माइंड करेंगे या उसको इतना प्रमोट नहीं करेंगे। तो इसलिए मास्टर स्टेज पे ही हमेशा डिसाइड करें टू डिसाइड अ टॉपिक विच इज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सो प्रपोजल डिफेंस का काम क्या है? इनफ लिटरेचर रिव्यू, राइट, एंड देन प्रपोजिंग अ सोल्यूशन, दिस इज ऑल। यहां पे आप रुक जाते हैं, ये पहली स्टेज है। अच्छा, आप जो प्रपोजल स्टेज है या जो टॉपिक डेफिनेशन स्टेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इम्प्लीमेंटेशन फेज, बिकॉज करेक्ट टॉपिक सिलेक्शन इज द थिंग जो आप अगेन लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। जो थीसिस आपने डिसाइड कर लिया, एक दफा उसमें कदम पड़ गया, उसमें 2 महीने गुजार लिए, तो फिर शायद वापसी बहुत मुश्किल है कि आप छोड़ के कुछ और करूं, यार ये तो कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, समझ नहीं आई, या ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, छान पटक के अपना टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। इसलिए जो यूनिवर्सिटी की जो इस पे अब इवैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी सी टफ है AUIC की, और इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी जो है फेज 1 ऑफ द थीसिस को ज्यादा
स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है, ठीक है। नस्ट के अंदर TH1 और TH2 दोनों स्टेजेस जो हैं वो प्रपोजल डिफेंस की स्टेजेस हैं। दे हैव TH3 एंड TH4 फॉर द फाइनल डिफेंस, ये रेस्पिरेशन डिफेंस, ठीक है। सेम इज द केस विद मेनी अदर यूनिवर्सिटीज। सो TH1 के अंदर अगेन जो जो कंटेंट है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, आपके साथ जो हमारे PG कोऑर्डिनेटर हैं वो TH1 के अप्रूव्ड सैंपल्स शेयर कर लेंगे, ठीक है। हु इज गोइंग टू वर्क एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप में से टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स। चलो, सो मरियम आपने ले लेने हैं मोहसिन साहब से कि जी मुझे, अच्छा अब आपने लेने क्या है, क्योंकि आप प्रोग्राम्स सारे प्रोग्राम्स की देख रही हैं, तो देर आर अप्रूव्ड सैंपल्स ऑफ डाटा साइंस, there are approved samples of project management, there are approved samples of civil engineering। तो वो जो प्रपोजल ऑलरेडी डिफेंड किए जा चुके हैं उनके सैंपल्स लेके आप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ताकि सबके पास एक आइडिया हो कि यार इसमें हमने करना क्या है, होता क्या है इसके अंदर। सो देर आर टू थिंग्स, एक तो डॉक्यूमेंट होती है आपकी, दैट इज कॉल्ड दी प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करते हैं। सेकेंड इज योर प्रपोजल डिफेंस, प्रेजेंटेशन भी देते हैं उसके आप ऊपर, आप उनके मैं चैनल्स आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। लेकिन ये दो चीजें होती हैं, तो मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स लेनी है, ताकि सब उसको अपने अपने डोमेन के अंदर देख लें कि मेरा एरिया के अंदर एक अप्रूव्ड सैंपल ये है, तो मैंने उसमें करना क्या है। इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी मैंने ये रखी हुई कि बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आपने मुझे एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। कुछ लोगों ने लाइक कफायतुल्लाह ने ऑलरेडी कर ली है, इनको आसानी होगी, ये उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी ने नहीं की तो उनको वो सारा काम शुरू से करना पड़ेगा, सो दैट वंस यू टेक TH1 योर थिंग्स आर रेडी टू गो एंड मूव फॉरवर्ड, इम्प्रूव करें और आगे चलें, ठीक है। सो आपने वो डॉक्यूमेंट लेके सबसे शेयर कर लेनी है, ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसके डिफेंस स्टेजेस में आते हैं कि जब अपना आप डॉक्यूमेंट या जो उसका टाइम लाइन्स है वो क्या है। यूनिवर्सिटी कहती है कि जी TH1 TH2 क्योंकि ये मेजर चीजें हैं, मेजर स्टेप्स हैं और इनमें आपको टाइम चाहिए, एंड बाय दैट दे मीन कि आपको मिनिमम 3 घंटे डेली इसको टाइम देना चाहिए। आई वोंट से डेली, थ्री आवर्स अ वीक एटलीस्ट, 3 घंटे एक हफ्ते में आप जरूर दें टुवर्ड्स योर थीसिस। इस पर्सपेक्टिव से जो वाइज लोग हैं उनकी स्टडी कहती है कि इसको रेगुलर सेमेस्टर में अराउंड 16 हफ्ते देने चाहिए, तब एक बंदा, एक स्टूडेंट अच्छा तैयार हो जाता है फॉर द प्रपोजल डिफेंस। अगर आप उसको जल्दी काम कराएंगे तो वो चीज़ें खराब करेगा और मे बी फेल करेगा और आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फेल करके आगे जाएगा, टाइम तो उसका लगेगा लगेगा, या उसका डॉक्यूमेंट ही अच्छा तैयार नहीं होगा, या वो आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे फेल हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज अराउंड द नेशनल spectrum, they do not offer the theses in the summer semester, they offer it in the regular semester. Summer is taken as a break semester and it is used for improving your things, content। अगर आप thesis भी कर रहे हैं तो improve करें, कोर्स वर्क कर रहे हैं तो अपने फेल सब्जेक्ट्स को improve करें या कोई ग्रेड improve करें, इस मकसद के लिए होता है। तो एक तो ये चीज होगी। तो TH1 जो है वो आप ले सकते हैं या फॉल के अंदर या स्प्रिंग के अंदर। अगर आप फॉल में लेंगे तो स्प्रिंग में TH2 ले सकते हैं सब्सिक्वेंटली, अगर आपका TH1 क्लियर हो जाता है फॉल के अंदर। और अगर आप बहुत अच्छे हैं, मैं अब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत जल्दी काम कर लूंगा, 16 हफ्ते में मैं थीसिस भी कर लूंगा, तो नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट, यू डू योर वर्क। आप TH1 से फॉल शुरू होता है सितंबर में, आपने अपनी आप फॉर्मेलिटीज TH1 की पूरी करें, जो डिफेंसेस हैं वो मैं उन पे आता हूँ, उनको पूरा करें, और आप साथ साथ अपना थीसिस भी कर लें। आपसे आपने काम इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज, यानी जो अगला फेज है, जो अब आगे काम होता है TH2 के अंदर, कि आपने जो प्रपोज किया था उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं और फिर थीसिस राइटिंग करते हैं। आप वो काम एक ही सेमेस्टर में शुरू कर दें, करें, लेकिन बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर TH1 ही क्लियर होगा। क्लियर हो गया, जैसे ही अगला सेमेस्टर शुरू होता है TH2 में रजिस्टर करें और पहले वीक में डिफेंस दे दें। नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम कि जी मैं बहुत अच्छा हूं और मैं एक ही सेमेस्टर में दोनों काम कर सकता हूं। आप यूनिवर्सिटीज की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप में से किसी एक का सवाल था ना, जी मैंने दोनों एक सेमेस्टर में करने हैं, तो उसका तरीका ये है, ठीक है। तो आपका टाइम भी हल हो जाता है
आप बहुत अच्छा अपने आप को समझते हैं। अगेन आई विल रिपीट, इट्स आर्ग्यूएबल थिंग कि आप इतने अच्छे हैं, बिकॉज द बेस्ट बडी कैन ऑल्सो बी नॉट बी एबल टू डू इट। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा एफर्ट वाला काम है अगर आप जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नॉन जेन्युइन कर रहे हैं तो एक और बात है। अगर आपने अपनी बेइज्जती करानी खड़े होके डिफेंस के अंदर तो एक अलग बात है, री डिफेंस में जाना है तो एक अलग बात है। आज हम एक डिफेंस इधर कराएंगे 2 बजे, उनका री डिफेंस है, एक दफा डिफेंस हो चुका है उनका। तो आप ये क्वेश्चन उनसे भी कर सकते हैं कि उनको कितना टाइम लगा। शी इज वन ऑफ द बेटर स्टूडेंट, वन ऑफ द बेटर स्टूडेंट। उनसे उनका जीपीए पूछिएगा जी कि कितना सही जीपीए है, ठीक है, और फिर थोड़ा उनके काम को देखिएगा। अच्छा, मैं ये साथ ही बताऊं कि हम ये कोशिश करेंगे कि क्लास में कुछ डिफेंसेस भी कराएं, ठीक है, कुछ प्रपोजल डिफेंस, कुछ थीसिस डिफेंस, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली वो लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और अपने आप को अलाइन कर सके कि हमने भी ऐसा काम करना है, क्या सवाल जवाब होते हैं। ठीक है जी। तो वो भी एक मेरा कोशिश होती है कि ड्यूरिंग द क्लास हम उसमें कुछ ना कुछ, जैसे आज हमारा एक सेशन 2 बजे के करीब है, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप उसमें बैठें और देखें कि वो क्या प्रेजेंट कर रही हैं और उनसे क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। जस्ट फॉर रिमाइंडिंग कि दिस इज हर सेकेंड डिफेंस, पहला डिफेंस उनका पास नहीं हुआ, उनको टाइम दिया गया कि आप दोबारा अपीयर हो, और फाइनल थीसिस उनका, ये फाइनल थीसिस डिफेंस। ठीक है। सो मैंने आपके एक सवाल का जवाब दे दिया जी कि मैंने एक ही में करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप फॉल में कर लें, फॉर्मेलिटीज टाइम पे पूरी होंगी। उसकी वजह है क्योंकि अगेन यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रॉड देख रही होती है, बहुत बेस्ट लोगों को नहीं देख रही होती, वो एवरेज लोगों को देख रही होती है। तो एवरेज बंदा जो है वो उस वक्त तक मुश्किल से बमुश्किल अपना प्रपोजल डिफेंस ही कर पाएगा, और अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंटेशन में अगले फेज में जाएगा, और फिर भी अगर बहुत अच्छा है तो वो पूरा सेमेस्टर लगा के ही पूरा कर पाएगा। और जो 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 एवरेज लोग होते हैं वो तो 2-2 सेमेस्टर लेते हैं काम करने में, क्योंकि ये काम है इंडिपेंडेंट टास्किंग, आपका अपना एफर्ट है, इसमें टाइम लगता है, ये जल्दी जल्दी चीजें नहीं हो सकती क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये इसमें आपको ये चीज समझ आई है कि TH1 फॉल में या स्प्रिंग में करेंगे, समर ऑफ रहेगा हमेशा। अच्छा, आप आपसे आपने, अगेन मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने स्प्रिंग में TH1 लिया, एक केस स्टडी लेते हैं ना, ठीक है जी। तसव्वुर रात लेट सोए थे, रात को लेट सोए थे, तो अगर पानी शानी चाय शाय पीनी तो मंगवाई जा सकती है अब। क्योंकि आप थके थके लग रहे हो। सही है, चले ओके, हम ब्रेक करते हैं थोड़ी देर में, डोंट वरी, ब्रेक का टाइम मैं दूंगा आपको। सो मैं ये कह रहा था जी कि जो आप स्प्रिंग में आप TH1 ले लेते हैं, और TH1 स्प्रिंग का मतलब ये है कि आपने लिया जनवरी में, जनवरी से आपने से मई तक अपना TH1 डिफेंस करके आपने अपना TH2 वाला काम भी कर लिया, हर चीज हो गई, और अब आपके आगे समर है। तो समर में 2 महीने होते हैं टोटल, तो आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही फॉल आए, पहले वीक ऑफ सितंबर में आप रजिस्टर करते ही डिफेंस दे दें अपना, खड़े हो जाएं आगे, नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट। कोई जरूरत नहीं कि बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आप डिफेंस करें, इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं, ठीक है। और ये एक आध महीना, एक आध वीक आगे पीछे होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिग्री पे। यू विल स्टिल गेट द डिग्री विद इन 10 days, द डे यू अप्लाई, अर्जेंट अप्लाई करते हैं 10 से 15 दिन में आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फिनोमेना भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अब मैं आ जाता हूँ ये डिफेंसेस के ऊपर। अब इससे भी आपको कुछ आइडिया होगा कि जी ये क्यों इस तरह से चीजें जो है वो इजी है, या इसको करना जो है वो इट मेक सेंस। सर अगर TCS2 मतलब थोड़ा लेट हो गया, मतलब रिसर्च में काम कुछ ज्यादा हो, मतलब कंप्लीट मैं नहीं आता कर हूँ उस पाया। पे ना, ये अभी इस पे आते हैं ना पहले, ये आपका सवाल समझ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, ये सेशन एंड हो तो जी दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं लेट मी ओके जी। सो जैसा मैंने कहा कि TH1 जो स्टेज है ये प्रपोजल डिफेंस की स्टेज है, ये आपके एक सोल्यूशन के प्रपोज करने की स्टेज है, जिसके लिए एक अच्छा होमवर्क होना चाहिए आपका एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के ऊपर, और इसको फोकस किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, ज्यादा ध्यान से चेक किया जाता है। तो देर आर 3 stages ऑफ प्रपोजल अप्रूवल एट AUIC। 3 तरीकों से या 3 जगहों से इसका अप्रूवल होता है, एंड द फर्स्ट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेज इज द डिपार्टमेंट लेवल स्टेज, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी है, ये कैंपस है अब्बासीन यूनिवर्सिटी का, दिस इज इस्लामाबाद कैंपस, देयर इज अनदर कैंपस एट पेशावर, देयर इज अ थर्ड कैंपस एट रासूल खैमा। 3 कैंपसेस हैं, तीनों कैंपसेस के डिफेंसेस होंगे। तो अकॉर्डिंगली एक डिफेंस स्टेज है डिपार्टमेंटल स्टेज,
एक डिफेंस स्टेज है कैंपस स्टेज, एक डिफेंस स्टेज है यूनिवर्सिटी स्टेज, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रपोजल मूव करता है। आप अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर थोड़ी सी स्लाइड समझ आ रही है तो फैकल्टीज जो है वो हमारे पास यहाँ पे AUIC में लाइफ साइंसेज की फैकल्टी है, इंजीनियरिंग साइंसेज की फैकल्टी है, मैनेजमेंट साइंस की फैकल्टी है, ठीक है। और फिर उनके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। लाइक इंजीनियरिंग साइंसेज में कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सिमिलरली मैनेजमेंट साइंस के नीचे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट साइंस है। लाइफ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, राइट। सो ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अपने एक्सपर्ट्स हैं जो कि पहली स्टेज में आपके प्रपोजल को वेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और एक इवैल्यूएशन कमेटी बैठेगी डिपार्टमेंट की। वी कॉल इट इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स, ECP। ECP HOD के नीचे कहाँ पे HOD किधर लिखा हुआ? ECP के फर्स्ट लाइन ECP चेयर। सेकंड HOD अच्छा, ये जो वो कोने पे आप कह रहे हैं, मैं बता दूं, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ECP की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन लोग होंगे। सो इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल जो आपके डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको हेड करता है, और उसके साथ 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी 3 लोग बैठते हैं पहली स्टेज के अंदर। यू विल कम एंड प्रेजेंट योर वर्क, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सबमिट योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी तक आने से पहले भी कुछ काम करना होगा ना आपने डिफेंस में आने से पहले। क्या? पहले तो अपना आप प्रपोजल डिफेंस की डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। उसका क्या होगा कि आपको PG का जो कोऑर्डिनेटर है वो बताएगा यार कि आपने फॉल में रजिस्टर किया है। सो फॉल शुरू हुआ है सितंबर से, वी गिव यू टाइम, खत्म होगा सेमेस्टर दिसंबर में। सो आप नवंबर के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, बिकॉज दैट डॉक्यूमेंट वुड बी सेंट टू ECP फॉर देयर इवैल्यूएशन, so that if there is any observation they intimate you and then they decide about a presentation schedule। okay जी, नवंबर के 3rd वीक में, before 1 month earlier than the end of semester आपका ECP का डिफेंस होगा। तो practically speaking in a semester you have not more than 2 months to prepare the document and your presentation, and 2 months is a very short time to complete this work। it's not easy to do it and you can practically experience it once you do it। ये मुश्किल है काम, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, खुद करना होता है। जब खुद करना होता है ना, बंदे पे कहा जाए ना कि सुबह खुद उठना है तो सुबह खुद उठता भी नहीं है, ठीक है। 4 अलार्म लगाए होते हैं और फिर भी वो जो है ना, वो जब क्लास में आता है तो जमाइयाँ ले रहा होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इजी। तो इंडिपेंडेंट चीजें जिंदगी में हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना बड़ा मुश्किल है, कि मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज जो करूँ, उसके बाद आके टाइम पे नाश्ता करूँ, अपनी नींद को कुर्बान करूँ, ये चीजें आसान नहीं है, और 2 घंटे बैठ के काम करूँ, ठीक है। सो आई होप ये मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जी क्या चीज़ है, फर्स्ट स्टेज के लिए पहले तो आपने डॉक्यूमेंटेशन देनी है। आपने डॉक्यूमेंटेशन पास होगी तो आपको एक डेट मिल जाएगी, जो कि जनरली 2 महीने के अंदर अंदर होगी, विद इन दैट सेमेस्टर। तो फॉल शुरू हुआ, 2 महीने बाद ही आपके पास आपकी डेट आ जाएगी और आप आके आपने डिफेंड करना होगा। इट मीन्स कि आपका ECP पे काम पहले शुरू हो चुका हो, तभी आप कर सकते हो ना, कुछ फाइनल टचेस दोगे ना। तो अच्छा है कि अगर आप पहले से कुछ कर रहे थे, आपने ये समर लगाया हुआ था, समर में आपने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ था, कुछ होमवर्क किया हुआ था, अब आप जब फॉल में रजिस्टर करते हैं तो आपके पास एक सुटेबल टाइम होगा, 1.5-2 महीने, जिसमें अपने आप डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करेंगे एंड यू विल थ्रो इट टू द PG कोऑर्डिनेटर कि जी आई एम रेडी फॉर डिफेंस। और से अगर टाइम फिर भी है, आप अपना डिफेंस बाकी काम भी शुरू कर दें, इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग, वो साइड पे रखें। जैसे ये फॉर्मेलिटी पूरी हो, अगली फॉर्मेलिटी शुरू कर दें, तो वो साथ साथ चीजें हो सकती हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, फर्स्ट डिफेंस स्टेज इज ECP, जिसकी कमेटी ये होती है, एंड दिस इज द टफेस्ट